हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज़ में J25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट एसी, जो कि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एवरेज करंट होता है उसे हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एरिया अपान बेस, या फिर आई डी टी अपान डी टी। अगर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। और अगर ग्राफ मेंशन है तो हम उसका एरिया भी फाइंड करके एवरेज करंट निकाल सकते हैं आई और टी के बीच में, अगर ग्राफ में दिया हो तो। आरएमएस क्या होता है? आरएमएस ही एवरेज की तरह होता है, बट हम इसका स्क्वायर करके बाकी सॉल्व करेंगे आई एवरेज की तरह, तो हमें आई आर एम एस मिल जाता है। और हमारा जो प्योर आर एल सी सर्किट होता है, इसका इंडिविजुअल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी और क्या क्या फार्मूला होता है, ताकि आप कम्बिनेशन वाले सर्किट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज वी बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, वी नॉट की मान लीजिए वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? वी नॉट बाई आर। वी नॉट बाई आर होता है। और फिर उसके बाद इस केस में क्या होता है, करंट और जो हमारा वोल्टेज होता है वो सेम फेस में होता है। अगर सेम फेस में है तो हमारा ओमेगा से इंडिपेंडेंट है। और इन केस ऑफ अगर इंडक्टर होगा, इंडक्टर में क्या होता है, करंट हमारा लीड नहीं लैग करता है 90 डिग्री फेस में, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। तो हमारा आई नॉट यहाँ पे होगा वी नॉट बाई एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एज ए लाइक रिएक्ट करता है एज ए रिएक्टेंट की तरह, तो इसलिए हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंट कहते हैं। ऐसे वो काम करता है यहाँ रेजिस्टेंस का। तो एक्सेल का फार्मूला होता है ओमेगा एल, और आई और लैग बाई 90 डिग्री लैग करता है, जैसे कि मैंने बताया। और इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि फेस से 90 डिग्री लीड करता है। और आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई एक्सी। एक्सी क्या होता है? एज ए कैपेसिटिव रिएक्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है ये। और इसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है। और हमारा जो आर एल सर्किट होता है, अब कम्बिनेशन आने स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप किस तरीके से सॉल्व होता है, किस तरीके से फार्मूला डिफाइन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस खाली किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आर एल सर्किट में देखते हैं। अगर वी नॉट निकालना होगा तो वी नॉट निकालेंगे। दोनों के केस वोल्टेज कितना है, तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस के केस में अगर इसको ओपन करेंगे कि वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू जेड। जेड क्या होता है? पूरा इंडक्टर प्लस रिएक्टेंट के अप्रॉक्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। और वी एल को लिख देंगे हम आई आई नॉट एल एक्सेल का स्क्वायर, आई नॉट आर का स्क्वायर। तो इसको हम सेम फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जो होता है पूरे सर्किट का होता है, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं। और जो हमारा फेस होता है विच इज़ टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? अगर यहाँ पे एक्सेल है तो एक्सेल बाई आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर मान लीजिए फेज डायग्राम इस तरीके की बना है, हमारा रेजिस्टेंस इस तरीके का है। और जो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में क्या होता है, करंट हमारा लीड नहीं लैग करता है। तो लैग करेगा तो हमारा वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज यहाँ 90 डिग्री लीड करेगा। और इनके बीच में अगर हमें फेस निकालना हो कि हमारा रिएक्टिव में क्या होगा, रिएक्टेंट में क्या होगा, तो रिएक्टेंट में हम इस तरीके से अगर मान एज्यूम कर ले फाई है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सेल बाई आर। एक्सेल बाई आर से हमारे ये टेन थीटा मिल जाता है। और जेड क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया टेन थीटा बराबर एक्सेल बाई आर, और ये 5 डिग्री का इंक्रीजमेंट होता है। और यहाँ पर ई बराबर जो सर्किट का है बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारा पूरा सर्किट के लिए है जो गिवन होता है। और वी एल अगर इंडिविजुअल किसी का अप्रॉक्स निकालेंगे तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज लिखेंगे, और अगर रेजिस्टेंस का निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज लिखेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आरसी सर्किट, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो करंट होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है। तो हमारा करंट लीड करता है तो वोल्टेज हमारा लैग करेगा, तो हमारा यहाँ वोल्टेज लैग कर लिया। तो हमारा यहाँ पे जो फाई निकालने का तरीका होगा, यहाँ पे फाई इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमारा जो सर्किट का नेट वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, वो 5 डिग्री माइनस में होगा। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो वी आर के स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, तो फार्मूला तो ऐसे ही बनता है, बस खाली यहाँ पर एक्स एल और एक्स ई आ जाएगा इंडिविजुअल में अगर दिया है तो। और टेन थीटा बराबर वही होता है कि एक्स सी बाई आर। एक्सेल रहता है तो एक्सेल बाई आर। और फिर आगे क्या आएगा बताते हैं।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्सी, आपको पता ही होगा 1/ωc। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लैग किया है इसलिए -5 लिखा गया है। इन केस ऑफ अगर कैपेसिटर का वोल्टेज लिखा है तो यहाँ कैपेसिटर का ही वोल्टेज लिखेंगे मैक्सिमम वाला, ठीक है। और यहाँ पर जेट की वैल्यू XC/R इस प्रकार से निकालते हैं 10 थीटा से। अब एलसी सर्किट क्या होता है? एलसी सर्किट भी वैसा ही होगा। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में करंट लीड होता है, करंट लैग होता है, तो वोल्टेज हमारा लीड होगा, तो हमारा वोल्टेज लीड हो गया, ठीक है। और इन केस ऑफ एक्सी में करंट हमारा लीड होता है तो वोल्टेज हमारा लैग हो गया, तो लैग हो गया, ठीक है। अगर इन केस ऑफ एज्यूम करें अगर हमारा एक्सेल एक्सी से बड़ा हो गया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमारा एक्सेल अगर छोटा हो गया एक्सी तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बस वही सेम है, बस खाली जेट की वैल्यू यहाँ पर एक्सेल माइनस एक्सी लिखेंगे इस सर्किट के लिए, और यहाँ पर जेट की वैल्यू लिख देंगे एक्सी माइनस एक्सेल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री लीड है, यहाँ पर लैग है। अब हमारा आरएलसी सर्किट, ये 3 कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है और किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आरएलसी अगर हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे एक्सेल ग्रेटर दैन एक्सी से, तो हम उसको आगे लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे किया था एक्सेल माइनस एक्सी। तो हम इम्पिडेंस निकालने के लिए R² प्लस जो भी इसमें से बड़ा होगा एक्सेल माइनस एक्सी, आखिर होना तो स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उससे हम इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। और 10 थीटा क्या होता है? अब यहाँ पे एक्सेल माइनस एक्सी अगर हमने एज्यूम किया है तो यहाँ पर 10 थीटा बराबर दिस बाई दिस, तो एक्सेल माइनस एक्सी बाई आर ये हो जाएगा। इन केस ऑफ इंडक्टिव में क्या होगा? इंडक्टर के कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो इंडक्टर ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ कैपेसिटिव में क्या होगा? हमारा कैपेसिटिव ज़्यादा होगा तो कैपेसिटिव हो जाएगा, बिहेव करेगा, ठीक है। और VL है, अगर इंडक्टर के अप्रॉक्स वोल्टेज निकालना है तो उसी के अप्रॉक्स ही हम उसका वो मैक्सिमम वोल्टेज लिखेंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज I0 एक्सेल, VC है तो VC I0 XC, जिसके अप्रॉक्स निकालना है इक्वेशन उसी के अप्रॉक्स हम लिखेंगे। और फेज हमको पता ही है कि कौन लीड करता है कौन लैग करता है। अब इस प्रकार से हम जितने भी सर्किट देखे हैं उसके पावर फैक्टर क्या होते हैं। अब पावर P एवरेज क्या होता है? इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, IRMS cos फाई। IRMS का आपको फार्मूला पता होगा I0/√2, IRMS का होगा I0/√2। इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं cos फाई की फार्मूला वैल्यू होती है R/Z। ये cos फाई की वैल्यू R/Z होती है फॉर आल सर्किट के लिए। अगर C ओनली C है तो हमारा cos फाई 0 होता है उस केस में, तो पावर एवरेज भी 0 हो जाएगा। L है तो हमारा cos फाई फिर 0 होता है तो पावर एवरेज भी 0 हो जाएगा। इंडक्टर केस में क्या होता है? cos फाई की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्योंकि cos 0 हो जाता है क्योंकि सेम फेस में लाई करते हैं दोनों, तो हमारा पावर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे L और C क्यों 0 होता है? क्योंकि 90 डिग्री या तो लैग या तो लीड करेंगे तो 90 डिग्री होता है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे इसलिए पावर भी 0 हो जाता है। RL केस में cos फाई लिखते हैं R/Z, तो Z की वैल्यू होती है, और RC केस में ये हो जाती है, और RLC केस में ये हो जाती है, जैसे कि पहले पीछे बताया गया है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब आती है जब अगर हमको पता ना हो कि एक्सेल और एक्सी कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक केस ये भी तो हो सकता है कि हमारा दोनों इक्वल हो जाए, तो अगर हम जेड को इस प्रकार से लिखते हैं, एक्सेल को यहाँ पे लिखा गया ω/L, एक्सी को लिखा हुआ 1/ωc। एक केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, तो दोनों इक्वल होगा वहाँ पे हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। और हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम इस प्रकार से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है √1/√LC, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमें ये फार्मूला मिलता है √LC। इन केस में ये दोनों बराबर होते हैं एक्सेल और एक्सी, तो हमारा वोल्टेज भी दोनों के अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा। और आल सप्लाई अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी, कोई भी सप्लाई हम देंगे तो हमारा जो भी सप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का अप्रॉक्स होगा और दोनों का अप्रॉक्स नहीं होगा। P एवरेज बराबर IRMS का होल स्क्वायर बाई R, इस फॉर्म में भी लिखते हैं जैसा कि पावर का फार्मूला होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब करंट को वेरी करने पे हमारा जो ओमेगा किस तरीके से वेरी होता है वो आप देखते हैं। जैसे कि करंट होगा IRMS बराबर VRMS 5Z की फार्मूला ऐसे होता है जैसे आपको पता है। इन केस ऑफ अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो हमें वहाँ पर रेजोनेंट जो पावर होता है वो भी मैक्सिमम होता है और करंट भी मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फ्रीक्वेंसी ω1 ω2 एज्यूम करेंगे जहाँ पर हमारा पावर मैक्सिमम होगा और हमारा जो IRMS/√2 हो जाएगा करंट IRMS की वैल्यू, तो यहाँ पे IRMS/√2 हो जाएगी। और इन जो ω1 ω2 इस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, और बैंडविड्थ बराबर R/L का होता है। ये आपको याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है।
अब जो क्वांटिटी फैक्टर होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का फार्मूला पुट करके ये फार्मूला बनता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही होते हैं। अगर इन केस ऑफ अगर ओमेगा वन अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है मीन्स हमारा कैपेसिटिव बिहेव करेगा। कैपेसिटिव में क्या होता है, करंट लीड करता है, तो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ओमेगा वन, यहाँ पर ओमेगा ज़्यादा है ओमेगा आर से, तो हमारा एक्सएल ग्रेटर देन है, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो हमारा इंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा, तो हमारा करंट लीड होगा। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। अब आरएलसी अगर पैरेलल में लगे हो, तो पैरेलल में अगर ऐसे लगे हो तो करंट डिफरेंट होगा, तो करंट इस फॉर्म में लिखेंगे। और करंट भी सबका हम इंडिविजुअल लिखते हैं और वोल्टेज भी इंडिविजुअल लिखते हैं। इनकेस अब अगर इसका इन तीनों का इक्वेशन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया हो तो अब आई नॉट की वैल्यू होती है आई आर, तीनों करंट के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। में लिख सकते हैं, जैसा कि देखते हैं कि वोल्टेज आई आर की अप्रोच होता है, करंट यहाँ पे कैपेसिटर में लीड करता है, इसमें इंडक्टर के इसमें लैग करता है, तो इस पर हम फेज डायग्राम बना देंगे। अगर इन केस कोई अगर आईसी अगर वी एज्यूम अगर आईसी ग्रेटर देन आई एल है, तो हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 10 बराबर जैसा कि हमने पीछे देखा आई सी माइनस आई एल बाई आई आर, इसको पुट करके हम 10 थीटा पे निकाल देंगे। और ओमेगा जैसा कि पहले में देखा स्लाइडों में, तो 1/√LC के फॉर्म में मिल सकते हैं। और जेड इज मैक्सिमम होता है और आई इज मैक्सिमम होता है इन आरएलसी पैरेलल के केस में। और एट ओमेगा आर पर हमारा जेड भी मैक्सिमम होगा और हमारा करंट भी मैक्सिमम होगा। ट्रांसफार्मर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पर वोल्टेज E1 मतलब प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज होता है। यहाँ पे करंट I1 और I2 होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जैसे कि ये फार्मूला आपको ही पता ही होगा, ये किस तरीके से है कि फ्लक्स अगर इन केस हम वी एज्यूम करते हैं यहाँ से पूरा फ्लक्स इसमें पास हो गया, तो फ्लक्स इक्वल्स टू होता है दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो फ्लक्स इक्वल हो जाएंगे। और फ्लक्स इक्वल होने से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, EMF अगर लिखना चाहे E1 बराबर होता है -N-d∅dt, तो पहले के लिए हम लिख देंगे और दूसरे के लिए भी लिख देंगे, दोनों की इक्वेट करके फ्लक्स से फ्लक्स कट जाएगा, तो हमें ये फार्मूला मिल जाता है। इन केस ऑफ N1 अगर ग्रेटर देन N2 है, तो हमारा स्टेप डाउन होता है, जहाँ पे हमारा EMF भी E1 पहले वाले का ग्रेटर देन होता है दूसरे वाले से, और N2 ग्रेटर देन N1 है, तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होता है। इन केस ऑफ आइडियल में हमारा पावर कंजर्व होती है, मीन्स पहला कि जितनी पावर यहाँ से होगी यहाँ पर इनपुट आउटपुट के टाइप मिलेगी, तो हमारा पावर E1 I1 इक्वस टू E2 I2 होगा। वैसे हमारा लॉस इंपॉर्टेंट है, तो हमारा कई प्रकार से यहाँ लॉस होता है। सबसे पहला हम लॉस अगर देखना चाहते तो कॉपर लॉस होता है। अगर हम कॉपर का यूज़ करते हैं तो कॉपर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस होने पर जब करंट प्रोड्यूस होगी तो हीट का लॉस होगा, क्योंकि एच हीट बराबर I² RT होता है, तो हीट का लॉस होता है। इसको हम अगर डिक्रीज़ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करना होगा, और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें वायर का एरिया बढ़ाना होगा। दूसरा है कि हमारा एडी करंट से भी हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे भी हमारा हीट का लॉस होता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि हमारा हिस्टेरिस कब जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, हिस्टेरिस कब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की यहाँ प्रोसेस होती है, तो हिस्टेरिस लॉस भी होगा। तो इसको हमको डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आराम से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। और जो हमारा एडी करंट है, एडी करंट को डिक्रीज़ करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर लिक्विड का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा एडी करंट कम प्रोड्यूस हो और हमारा लॉस कम हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू।